नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविक्स कॉर्नर में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता यानी कि उत्तराखंड पीजीटी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है या उसकी जो भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस। क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी करेंगे तो हम बढ़ते हैं सीधे पॉलिटिकल साइंस की ओर। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले एक बार हमें अगर उसका सिलेबस पता हो ना तो मतलब वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ इसका सिलेबस देख लें तो कम से कम 15 से 20 सवाल तो हमें सिलेबस से ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें लिखना है या सब्जेक्टिव पेपर है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप सिलेबस आपने एक बार पढ़ा हुआ है, मास्टर्स में हमने जैसे कि एमए में अपना पीजीटी अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो हमें पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम सिलेबस देखेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही क्रिएट कर लेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा इसका सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, पर हम बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की ओर। क्योंकि देखिए 200 सवाल हैं, 200 सवाल में से 200 ही नंबर है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। हमें पता है कि 200 सवाल आएंगे, 200 नंबर मिलेंगे और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। अब क्योंकि उन्होंने 5 यूनिट दे रखी हैं, 5 यूनिट दे रखे हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। तो 200 सवाल हैं, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 30 से 35 सवाल एक यूनिट से तो आने ही आने हैं। चलो मिनिमम अगर हम 30 सवाल भी मान लेते हैं एक यूनिट से, तो कुछ क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स के मिल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सवाल जो करंट अफेयर्स में बन सकते हैं। या कुछ उत्तराखंड में जो पॉलिटी से, उत्तराखंड की राज व्यवस्था से संबंधित है, उत्तराखंड में सरकार में क्या चल रहा है, तो उससे हम कुछ सवाल देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ उससे बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। और जब भी आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। एक अपने टेबल चेयर जो आपका होता है पढ़ाई वाला, उसमें आप इसको लगा लीजिए ताकि आपको हेल्प होते रहती है। कुछ सवाल आप जैसे कि कुछ सिलेबस में कोई सवाल है तो आपको लगता है कोई टॉपिक है, सपोज जीएस का हमारा एक टॉपिक है जॉन रॉल्स। तो ठीक है, मेरे को पता है जॉन रॉल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे को इसकी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी किताब है, तो आप उसके सामने लिख सकते हैं इतने में पब्लिश हुई थी और क्या क्या इसमें है। रॉल्स का थ्योरी बेसिकली किसकी है, जस्टिस की थ्योरी, ये मेरे को पता है। फिर आ जाता है माओ, पता है मेरे को क्या माओ की थ्योरी है, ऑन रेवोल्यूशन, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, माओ की बुक्स हैं। लेनिन की मेरे को पता है, व्हाट इज़ टू बी डन, ये सब। मतलब ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरीके से आप इनकी किताबें लिख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिलेबस के साथ कैसे अपना थोड़ा बहुत तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस पिछली बार का है, 2022 का। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा बहुत चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है तो नहीं बदल सकता इतनी आसानी से। हो सकता है कुछ टॉपिक अभी जैसे अम्बेडकर है, अम्बेडकर तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि अम्बेडकर जैसे इतने बड़े थिंकर को ही हटाएंगे सिलेबस से। हो सकता है कि कुछ एक दो थिंकर और जुड़ जाएँ, मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय जुड़ जाएगा या कुछ और कोई भी थिंकर जुड़ जाएगा, या इतने यहाँ जो हैं इनमें से कोई थिंकर हट जाए, उसके भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो वो ही दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। अब देखो, और एक और ये देखिए राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा चेंज हो सकता है, ये तो हमेशा वैसे ही रहेगा, थ्योरी थोड़ा चेंज होएंगी। तो सिलेबस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, इसी को अपना सिलेबस मान के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इसकी मुख्य चिंताएं, पतन और पुनरुत्थान। फिर इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक आते हैं इस वाली फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र से आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लोकतंत्र में वो पूछी जा सकती हैं, किसने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी किताब कब पब्लिश हुई थी। तो आपको मतलब फैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आपके पास लिबर्टी का आ जाए, आपको सपोज़ पूछ लो किसने दिया था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो आपको पता होना चाहिए ये सब किसने देखे थे, इस तरीके की बातें कौन करता है। प्लेटो का क्या आइडिया है लिबर्टी का, एरिस्टोटल का क्या है, जॉन लॉक क्या बात करते हैं, जे एस मिल का आइडिया आपको बिल्कुल पूछ सकते हैं। जे एस मिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है लिबर्टी पे, इनकी किताब हमें पता होनी चाहिए, ऑन लिबर्टी जे एस मिल ने लिखी है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक सवाल है। ये सीधा सवाल है, ये सीधा सवाल उठा के दे सकता है। यही मैं आपको कह रही थी कि सिलेबस देखने का क्या फ़ायदा होता है। कितने सवाल तो हम मतलब इसके 15-20 सवाल तो हम सिलेबस को देख के ही निकाल सकते हैं कि क्या सवाल पूछ सकता है वो। फिर एक टॉपिक ही हो गया। फिर अगला टॉपिक आपका समानता होएगा। समानता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर न्याय आ जाएगा। न्याय में हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेंगे। प्लेटो का क्या आइडिया है जस्टिस का, रॉल्स का जस्टिस का आइडिया क्या है, रॉबर्ट नॉजिक का क्या है, एरिस्टोटल का क्या है। बहुत सारे लोगों ने बात की है इस पर, तो ये सब हो जाता है। फिर संप्रभुता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको राज्य का एक आवश्यक तत्व भी हम मानते हैं, आपको पता ही होगा। फिर उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म और कुछ थ्योरी है मार्क्सवाद, ये सब हमें पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है शक्ति, सत्ता और वैधता। तीसरा टॉपिक हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक है। इसमें ज़्यादा थिंकर इन्होंने नहीं देखे, बस आपके पास 5
5 थिंकर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी जी, अम्बेडकर। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हमने मतलब पढ़ा ही है। चाहे हमने ये अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जब तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे हम एलटी की तैयारी करें, चाहे हम किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, तो गांधी जी, अम्बेडकर को मतलब काफ़ी हद तक हमने पढ़ा है, हमें पता है। हमें अम्बेडकर की कोई किताब पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कौन कौन सी उन्होंने किताब लिखी है या कौन सी किताब नहीं लिखी है। गांधी जी का क्या आइडिया है, सत्याग्रह का क्या आइडिया है, गांधी जी का स्वराज का क्या आइडिया है, तो ये बेसिक हमें पता है। गांधी जी पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने की पंचायती राज पे जोर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो इधर इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मनु और कौटिल्य से क्या पूछ सकता है, इसमें आपके ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल बन सकते हैं। मनुस्मृति क्या है, कितने चैप्टर इसमें होंगे, फिर वैसे कौटिल्य, कौटिल्य की विदेश नीति क्या है, कितने उसके भाग हैं, कितने देशों के जिक्र क्या है। कौटिल्य ने, आपको पता है कि 12 टाइप के देश बता रखे हैं उसने। कौटिल्य ने एक विजिगीषु होगा, फिर मित्र, अरिमित्र, इस तरीके से हम इसकी जब मंडल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी सब चीज़ें आएंगी। तो ये तो हमारा था इंडियन थिंकर का। अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न थिंकर कौन कौन से हैं। इन्होंने वेस्टर्न थिंकर को 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी कि वेस्टर्न, और एक आधुनिक में बांट रखा है, लेकिन वो भी सारे, हाँ वही मतलब थिंकर हैं। इंडिया का कोई थिंकर इसमें नहीं है, सारे बाहर के थिंकर हैं। अब देखिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी कि वेस्टर्न में कौन कौन से थिंकर हैं। सबसे पहले प्लेटो। प्लेटो तो मतलब कितने बार नहीं पढ़ा होगा हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट में। प्लेटो, अरस्तु, बेंथम को हम पढ़ेंगे, बेंथम थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जेएस मिल का आइडिया, जैसे कि मैं कह रही थी कि ऑन लिबर्टी जेएस मिल की है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और हेगल और मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये तो सवाल आने ही आने हैं, अकेले इनमें से ही 10 सवाल आराम से आ सकते हैं। फिर बनता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। यहाँ से देखिए, अगर आप मार्क्स को समझ गए तो लेनिन के लिए, लेनिन और ये ग्रामसी, ये भी आसानी से हम समझ सकते हैं। मार्क्स को समझना उसके लिए ज़रूरी है। इसमें से फिर हम लेनिन का क्या आइडिया था, लेनिन ने किस तरीके से मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया, ये सब हमें देखना है। फिर ग्रामसी ने एक नई तरीके, ग्रामसी का आइडिया थोड़ा हट के अलग था कि एक काउंटर, वो हमें चालू करना होगा, काउंटर रेवोल्यूशन की बात करते हैं ग्राम्सकी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, वो देखेंगे। और जॉन रॉल्स का मैंने अभी आपको बताया कि जस्टिस, द थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस। फिर हम देखेंगे कि रॉल्स की क्रिटिक हैं, जो रॉबर्ट नॉजिक किस तरीके से, रॉबर्ट नॉजिक इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए। तो धीरे धीरे करके ये वाला हम आराम से कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसको यूनिट बोले या टॉपिक बोले, दूसरा टॉपिक है आपका तुलनात्मक राजनीति, इसका विश्लेषण। अब देखो तुलनात्मक राजनीति, ये नाम से ही क्लियर है, बेसिकली तुलना ही तो कर रहे हैं हम इसमें, किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से, एक कंट्री की गवर्नमेंट की दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, वहाँ का जो लोगों का बिहेवियर है, किस तरीके से वो वोट करते हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनके विचार हैं पॉलिटिक्स को लेके, कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्लस हमारे वहाँ क्या है, इंडिया में कैसे हम सोचते हैं, वोटिंग सिस्टम क्या है, तो ये सब हम देखना होता है हमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं। एक देश की दूसरे देश से, उनकी फिर चाहे हम दल की व्यवस्था करें, पार्टी सिस्टम देखें, चाहे फिर हम उनकी शासन व्यवस्था कैसे ये देखें, या फिर हम वहाँ पे कौन सा शासन का रूप है, क्या वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि अध्यक्षात्मक शासन है, या वहाँ पे संसदात्मक शासन है, तो ये सब उसमें देखेंगे हम। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली कुछ यही सब चीज़ आती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है, ये होता है दबाव समूह। दबाव समूह से सवाल आपका आना ही आना है, भले ही ये आ जाए कि दबाव समूह को किसने क्या बोला था, किसने क्या संज्ञा दी है, बट ये सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। शासन के अंग हमें पता है, तो मैं ये कह रही थी ना कि जब हम तुलना करते हैं, ये तो ये देखिए पॉलिटी का सवाल लग रहा है, ये आपको पॉलिटी का लग रहा है, ठीक है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्यपालिका कैसे काम करती है, व्यवस्थापिका कैसे काम करती है, हमें इसकी तुलना करनी है कि दूसरे देश में कैसे काम कर रही है और हमारे देश में कैसे काम कर रही है। तो बेसिकली ये सब हमें पढ़ना है। फिर इसमें एक सवाल, ये ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम। 2 उपागम है, पारंपरिक उपागम, आधुनिक उपागम। फिर इनके अंदर अंदर जो थिंकर हैं वो हम पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति जब हम पढ़ते हैं तो डेविड ईस्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हमें देखने को मिलते हैं। सिडनी वर्बा, आमंड, सिविक्स कल्चर जो सिडनी वर्बा का है, सिविक कल्चर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो इससे आराम से सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो ये तो था हमारा तुलनात्मक राजनीति वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला तीसरा टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है भारतीय शासन और राजनीति। देखो ये वाला जो टॉपिक है भारतीय शासन और राजनीति, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये सबको पता है, ये एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसके लिए भी बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक पॉलिटिकल साइंस के लिए है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। हमें पता है 1885 में कांग्रेस बनी थी। कौन इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे, कितने लोग थे इसमें, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ इसकी पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे इसका काम बढ़ता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमें वो सेशन याद रखेंगे। 1905 का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1916 का इंपॉर्टेंट है, 1924 का बेलगाम। ये 100% पूछता है कि गांधी जी ने एक ही सेशन वो किया है, 1924 का बेलगाम कर्नाटक का सेशन। तो ये बेसिक चीज़ें ये हमें पता होनी चाहिए कांग्रेस की। फिर उसके साथ ही कांग्रेस से के टाइम पे और कितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे साथ साइड बाय साइड, ये हम पढ़ेंगे। तो इससे हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आता है स्वतंत्र गांधी जी। गांधी जी तो मतलब पूरा एक फेज़ है, मतलब हम एक चरण मानते हैं गांधी जी को। जैसे हम अगर कांग्रेस को हम डिवाइड करते हैं ना कि कांग्रेस कितने पार्ट में ऐसे कैसे उसकी स्थापना हुई, तो हम जैसे करते हैं कि 1885 से 1905 तक का पहला ये वाला चरण था। तो 1915 के बाद वाला चरण हम गांधीवादी चरण उसको कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था, अलग अलग मूवमेंट किए थे, सत्याग्रह हम देख सकते हैं उनका, नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च देखेंगे, चंपारण, अहमदाबाद जब आए थे वो। तो ये सब हमें यहाँ से पता चल जाएगा गांधी जी का, और गांधी जी का यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, और आधा अगर उनका जो मेन थिंकिंग वाला पार्ट है वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। फिर आता है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। ये भी हमें पता है कितने मतलब कितने सारे इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हम देखने को हमें देखे स्वतंत्रता संग्राम में। जैसे कि भगत सिंह एक नाम हमारे सामने आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं, सचिन सान्याल आ जाते हैं, वी डी सावरकर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे थिंकर हैं। तो इसमें हम बेसिक बेसिक जो बहुत ज़रूरी थिंकर हैं जिनसे सवाल पूछ सकते हैं, तो हम उनको यहाँ पे लेके चलेंगे। कैसे उन्होंने काम किया, कौन कौन से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलाए, अंडरग्राउंड क्या क्या चल रहा था। जैसे कि आपने सुना होगा उषा मेहता, अंडरग्राउंड रेडियो जब इन्होंने चलाया था उस टाइम पे। तो ये सब ये भी आ जाएंगे इसमें। कुछ फीमेल थिंकर, फीमेल जो रेवोल्यूशनरी हैं, मैडम भीकाजी कामा आपने पढ़ा होगा, झंडा फहराया था उन्होंने पेरिस में, और ये हथियार का वो काम करती थी, वहाँ से यहाँ सप्लाई करने का इंडिया के लिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जुटाई जाएँ चीज़ें। तो ये था। अब जो टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हमें पता है क्या क्या उसमें। हम संविधान पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कितने मेंबर थे, कैसे इसकी रचना हुई, कौन कौन सी इसमें कमिटीज़ बनी थी जब ये बन रहा था। फिर उसमें प्रस्तावना, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए, 3, ये फेमस क्वेश्चन है, ये आपका पूछेगा, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक हमारा नागरिकता हम पढ़ लेंगे, कब से कब तक नागरिकता है, कौन कौन से रीज़न है कि नागरिकता हमारी छीन सकती है, कौन से रीज़न है कि हमें नागरिकता मिल सकती है। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें। फिर मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता तो मौलिक कर्तव्य, ये तो हर इंसान को पता होता है, तो इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये एक टॉपिक ज़रूर हो जाता है संविधान संशोधन प्रक्रिया। कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा अमेंडमेंट होता है, किसी मेंबर को हटाना है उसके लिए कौन सा है, चीफ जस्टिस को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाना है, तो उन सब के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, या किसी स्टेट में कुछ चेंजेस करने हैं तो कौन से संविधान संशोधन के तरीके से हम कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने जैसे संविधान में जोड़ी है, तो ये संशोधन के माध्यम से ही होता है, तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है कि इसमें कौन सी मेजॉरिटी से कौन सा संशोधन कर सकते हैं। क्या हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये सब हम जब पॉलिटी वाला सेशन करेंगे तो तब हम इसको सब पढ़ेंगे। फिर हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये मतलब पॉलिटी वाला ही आपका है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेंगे, इनकी वीटो पावर क्या होती है, इनसे आर्टिकल कौन कौन से हैं, ओथ किस में राष्ट्रपति की, इम्पीचमेंट कैसे होता है राष्ट्रपति पे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदात्मक कार्य की शैली, कैसे हम जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है, कैसे काम करते तरीके से इसमें, इलेक्शन सिस्टम क्या है इसका, कौन सी गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये सब यहाँ हम देखेंगे। फिर स्टेट का हमारा पेपर है, तो स्टेट को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री का कैसे आप चुनाव होता है स्टेट में, राज्यपाल कैसे अपॉइंट होता है, तो ये सब हमें पता होनी चाहिए। क्या यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, हमारी राज्य की विधायिका, कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ 2 सदन हैं, कहाँ कितने राज्य ऐसे जहाँ एक ही सदन है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड से सवाल ना पूछिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और उत्तराखंड में जब बात हम करें कि पंचायती राज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास। इसमें से तो सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल आपके बन सकते हैं कि उत्तराखंड में कब से चालू हुआ था पंचायती राज सिस्टम, महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है, कब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया था। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ ज़रूरी हो जाएंगे। तो उत्तराखंड का हमें पता होना चाहिए, आसपास कितने लेवल पे पंचायत काम करती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, तो ये सब उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है इसमें हम पढ़ेंगे जरूर इसको भी। फिर एक जो ज़रूरी टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। न्यायपालिका में हमें क्या पढ़ना है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे कितने लोग हैं, कितने जजेस होते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। अभी आपके एलटी में पूछा था सबसे पहले केस कहाँ हुआ था, जो मेडिसन वर्सेस मैरीबरी करके अमेरिका में सबसे पहले देखने को मिलता है हमें। जुडिशियल रिव्यू उसको बेसिकली कहते हैं।
और भारत में किसने किया, पीएन भागवती शायद भारत में इसको लेके आए थे। तो ये सब हमें पढ़ेंगे। न्यायिक सुधार क्या है, न्यायिक संक्रियता क्या है, जनहित याचिका PIL जिसको बोलते हैं कौन लगा सकता है, सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि ये जनहित याचिका का एक नया मुद्दा उभर कर आया। और बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक है जनहित याचिका। फिर कुछ चीज़ें हैं भारत में, पंथ निरपेक्षवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। इस पर बहुत सारे थिंकर्स ने काम भी किया है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट जरूरी जो थिंकर हो जाते हैं रजनी कोठारी। इन्होंने बहुत ज़्यादा भारत की उस पर जाति राजनीति पे काम किया। तो उन्होंने कास्ट एंड पॉलिटिक्स करके इनकी किताब भी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ। तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक हो जाते हैं, कैसे चल रहा है, क्षेत्रवाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसको जानेंगे, संप्रदायवाद जानेंगे। अब अगला जो टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त, ऑम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत नया हमारे लिए टॉपिक है। 2019 से 18-19 में ही हमारे पास पहला लोकापाल हमको देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड में अगर क्या लोकापाल है, कौन है, कैसे फंक्शन है, उसके क्या काम करता है, ये सब हम देखेंगे उत्तराखंड के पर्पज़ से भी और स्टेट और भारत के पर्पज़ से भी हमें देखेंगे। फिर कुछ आंदोलन हमने पढ़े हैं, ये हमने हिस्ट्री में बहुत बार हमने पढ़े होंगे, आपने मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो। कुछ कृषक आंदोलन, कुछ महिला आंदोलन, पर्यावरण से जो आंदोलन हुए थे, जैसे मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी आंदोलन था एक। फिर विकास प्रभावी चेंज, मतलब आंदोलन जो हो सकते हैं हम पढ़ेंगे, जैसे कि महिलाओं में हम पर्यावरण में हम चिपको आंदोलन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, महिला आंदोलन में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे काम करती हैं, ये सब हम देखेंगे। और उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका, तो उत्तराखंड राज्य में आंदोलन में महिलाओं ने कौन कौन सी भूमिका निभाई है, ये हमें देखना है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब उत्तराखंड बन रहा था तो उसके लिए कितने तरीके से किस तरीके से कितनी सारी औरतों ने बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ उठाई थी, बहुत ज़्यादा औरतें गई थी आंदोलन में, हिस्सा लिया था उन्होंने। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अगला टॉपिक है भारत में नीति आयोग की संरचना और प्रकार। नीति आयोग हमें पता है, सबको पता है, अभी बना था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। किसे रिप्लेस किया था इसने, योजना आयोग को रिप्लेस किया था। तो अब हमें नीति आयोग से पढ़ना क्या, देखो ये तो थी फैक्चुअल चीज़ें। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका बेसिकली नीति आयोग से यही सवाल बन सकता है, कौन कौन इसका मेंबर होता है, कौन इसमें, मान लो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है मेंबर, तो आपको पता होना चाहिए सब कैसे काम करता है। थिंक टैंक है, इस राज्य को थोड़ा मतलब कुछ नीतियाँ बना के दे देता है, उस पर कुछ विचार करता है कोई टॉपिक पे, और कुछ इसकी रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें नीति आयोग में। चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इससे भी सवाल आपका ज़रूर पूछा जाएगा। चुनाव आयोग और चुनाव सुधार हमें पता होना चाहिए। चुनाव आयोग हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है चुनाव आयोग की, जब हम बात करते हैं तो हमें आर्टिकल पता होना चाहिए इसके लिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्शन सिस्टम क्या है, कितने इसमें मेंबर हैं, पहले कितने मेंबर थे, बाद में कितने मेंबर हैं, अभी प्रेजेंट कितने मेंबर चल रहे हैं। और चुनाव में फिर कुछ चुनाव आयोग जब चुनाव का टाइम आता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, तो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, कितनी क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो करनी होती हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर कुछ सुधार, क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है हमें चुनाव में अभी, तो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना और कार्य। मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके पास सकते हैं, कब ये बना था, और उत्तराखंड में कब बना था, भारत में कब बना था, ये 2 अलग अलग वो एक डेट मिल जाएगी हमें, तो ये हम देखेंगे। फिर आता है अगला टॉपिक है जो लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो लोक प्रशासन में क्या है, देखो एक तो इसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र, फिर कुछ इसमें संगठन यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें कुछ थ्योरीज होंगी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उसके काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा था पोस्ट कॉप, लूथर गुलिका, हेनरी फ्योल, बहुत एक इंपॉर्टेंट जरूरी वो इसमें संगठन, जब ये ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है कैसे लोक प्रशासन काम करता है। लोक प्रशासन का जनक किसे, फादर किसे माना जाता है, सीधे सीधे ये पूछ लेंगे, तो वुड्रो विल्सन, हमें पता है कि लोक प्रशासन में बहुत सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने काम किया था। तो यही है लोक प्रशासन में कैसे काम करता है। फिर इधर से एक टॉपिक है नौकरशाही और मैक्स वेबर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है नौकरशाही वाला। और मैक्स वेबर ने कितने टाइप की नौकरशाही की बात कर रखी है, हमें पता है कि 4 टाइप की नौकरशाही की बात करते हैं मैक्स वेबर, और नौकरशाही कैसे काम करती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिर कुछ भ्रष्टाचार, ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, अभी भी हम बात होते रहती है इनकी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे पारदर्शिता लाई जाए, कैसे जवाबदेही हो। उत्तराखंड में किस तरीके से काम करता है। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, क्या क्या इसके अंदर में कितनी पावर्स हैं इसमें, कैसे हम राइट के लिए वो कर सकते हैं, सूचना का अधिकार, RTI के माध्यम से कोई चीज़ जाननी हो तो कैसे फाइल कर सकते हैं, ये सब देख लेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था। लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ प्रकृति और क्षेत्र, ठीक है। शक्ति, शक्ति के क्या क्या तत्व हैं, राष्ट्रीय हित,
नेशनल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। अपने राष्ट्र हित की हमें बात सोचनी होती है, हमें नहीं उसमें देखना होता है कि बगल वाले के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश के लिए जो ज़रूरी है, हमारे जो राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है, वो इंसान करता है। राष्ट्र हित की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आप कौटिल्य और मॉर्गेंथ्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। कौटिल्य भी क्या कहते हैं कि किस तरीके से एक राजा को कैसे अपना देश संभालना है। फिर मॉर्गेंथ्यू जब शक्ति की बात करते हैं कि पावर पॉलिटिक्स चलती है, अपने को मजबूत करने की एक राष्ट्र कोशिश करता है, तो ये सब पढ़ेंगे। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, ये तो खैर ठीक है, शस्त्र नियंत्रण कौन कौन सी ट्रीटी हो रखी है, ये आर्म्स इन सबको रोकने के लिए, वॉर को रोकने के लिए कि अब कोई परमाणु परीक्षण नहीं होगा, इसके लिए कौन कौन सी ये संधियाँ हुई थी, तो ये सब हम देख लेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% सवाल आएगा इससे। कौन, भले इसका ये सवाल पूछ ले कि कौन इसका थिंकर था, मतलब कितने कौन कौन से लोग इससे जुड़े थे, फर्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ हुई थी। बेलग्रेड में इसका फर्स्ट मीटिंग हुई थी, हमें पता है, ठीक है। अभी इसमें कितने देश हैं ये पढ़ लेना, कितने लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। थोड़ा भी कमज़ोर पड़ रहा है तो ये भी एक टॉपिक है कि क्यों पढ़ रहा है, ये तो थोड़ा डीप हो गया, लेकिन हाँ देखेंगे इसमें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अब कुछ टॉपिक हैं ये, WTO, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे काम करती हैं। विश्व व्यापार संगठन की जब हम बात करते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था और क्या इसके काम है, ये मतलब बेसिक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र, इससे भी बहुत आपके सवाल आने के चांसेस हैं। एक नहीं मतलब 3-4 सवाल। संयुक्त राष्ट्र अकेले इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे 2-3 सवाल अकेले आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए इसके उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना तो ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली, इसके अंदर कितनी एजेंसीज़ हैं, 6 मतलब 6 या 7 इसमें बेसिकली एजेंसीज़ हैं, क्या क्या ये काम करते हैं और कितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं, कैसे इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे हम वो करते हैं। भारत क्या इसका एक परमानेंट मेंबर है या नॉन परमानेंट मेंबर है, कितने बार भारत ने इसके नॉन परमानेंट मेंबर के लिए सदस्यता ग्रहण की है, मतलब इसकी अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है, तो ये सब हम देखेंगे। कितने परमानेंट मेंबर है, क्या भारत को परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये एक बहुत आजकल डिबेट वाला क्वेश्चन हो जाता है। इतनी पावरफुल कंट्री है तो होना चाहिए हमारा स्टेक इसमें परमानेंट, ये सब हम देखेंगे। फिर कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इधर दक्षिण एशिया के और एशियन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, ओपेक, सार्क, ये सब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। इनसे मतलब बेसिकली यही पूछेगा कि किस चीज़ के लिए बना है, कितने मेंबर हैं, कब बना था, और कुछ कुछ इनकी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो देख लेंगे हम। फिर हमारे भारत के देशों के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बाकी अलग देशों जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और किस तरीके से भारत अपने कूटनीति को इनके साथ आगे बढ़ाता है, कैसे अपने रिलेशंस हम इंटरनेशनल रिलेशन में डेवलप कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो ये सब पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक आता है आतंकवाद और एक आजकल के टाइम पे राष्ट्र की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस। तो आई होप कि आपको सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, पहले से ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, बट हाँ एक बेसिक हमें थोड़ा पता चला कि क्या क्या सिलेबस है। और शायद अब बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, डूएबल है। 5 ही टॉपिक हैं और ऐसा नहीं कि 5 टॉपिक भी बहुत बड़े बड़े हैं या बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है। जैसे कि कुछ टॉपिक तो हमारे NCERT से ही क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको NCERT में इतनी अच्छी तरीके से मिल जाएगा, जो आपकी 12th क्लास की है, समकालीन विश्व में राजनीति, समकालीन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इसको बोल सकते हैं आप। समकालीन राजनीति में हमको ये वाले टॉपिक बहुत ही आसानी से, और अगर आप चाहेंगे तो इनके तो मैं आपको एक एक लाइन के वो MCQ करा दूँगी। MCQ हो सकते हैं इसके कि कब बना था, क्यों बना था, कौन सी संधि कब हुई थी, कौन सा फॉलोइंग मैच नहीं है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब बना था, कितने इसमें मेंबर्स थे जब बना था, आज कितने मेंबर्स हैं, फिर या ये WTO कब बना था, संयुक्त राष्ट्र कब बना था। ये सब फैक्चुअल सवाल इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये आपको आराम से NCERT में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब तैयारी करते हैं तो NCERT एक बार देख लीजिए, और अगर आप चाहेंगे तो हम NCERT से ही चालू कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चाहिए लेक्चरार के लिए। अगर आपको लेक्चरार के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चाहिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस आपको नहीं करना है इसके लिए, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए सिलेबस तैयार करूँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, आपका मतलब कम से कम क्वेश्चन बने इस तरीके का तो करा ही दूँ कि आपको वहाँ देख के ऐसा ना लगे यार ये तो बहुत नया है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। आपको कैसे एलिमिनेट करके हम सवाल निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सवाल करेंगे रोज़। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको क्या पॉलिटिकल साइंस से क्लासेस चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ओके बाय, थैंक यू।